तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट, यानी किसी सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन कैसे होता है। और आप जानते हैं डिफ्रैक्शन कब होगा, जब इस स्लिट का जो साइज है, इस स्लिट की विड्थ हमने जो है चौड़ाई ई ली हुई है, तो ये जो स्लिट की चौड़ाई है ई, ये लाइट जो इस पर गिरेगी उसकी वेवलेंथ के कंपेरेबल हो, यानी लाइट जो जिस ऑर्डर की है स्लिट का साइज जो है ये भी उसी ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम लोगों के कोर्स में सिर्फ फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन ही है। ठीक, उसी का अरेंजमेंट मैंने यहाँ बना रखा है। इसमें एस एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, और एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का मतलब होता है जिससे केवल एक ही तरंग दैर्ध्य का प्रकाश निकले, उसमें कई वेवलेंथ शामिल नहीं होंगी, सिर्फ सिंगल वेवलेंथ होगी। ठीक, इससे चलने वाली लाइट से एक लेंस L1 पर गिरती है। ये सोर्स इस कॉन्वेक्स लेंस यानी इस उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाता है। आप जानते हैं कि फोकस से होकर आने वाली रे जो है ये उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, तो ये कॉन्वेक्स लेंस इनको पैरेलल कर देगा। अब ये पैरेलल रे जब आगे बढ़ेंगी तो आप देख रहे हैं कि इस स्लिट पर गिरने वाली रे पैरेलल है, और आप जानते हैं कि जब समांतर रे गिरती है, हमने केवल दो ही रे दिखाई हैं, बीच में और रे भी पड़ रही होंगी ऐसे। ठीक, तो पैरेलल रे गिरेंगी। ठीक है, स्लिट पर। ठीक है, फोकस पर रखा है सोर्स, सोर्स से आने वाली रे को इस लेंस ने पैरेलल कर दिया, क्योंकि ये रे इसके लिए फोकस से होकर आ रही हैं। अब जब रे पैरेलल होती है तो वेव फ्रंट कैसा होता है, प्लेन। तो अगर हम इन सभी तरंगों, एक दो दिखाई मैंने बीच में भी होंगी, उन सभी तरंगों के लंबवत परपेंडिकुलर एक प्लेन खींचे तो वही वेव फ्रंट होगा। ठीक, तो वो वेव फ्रंट कैसा होगा, पैरेलल सॉरी प्लेन वेव फ्रंट होगा, जो मैंने यहाँ दिखाया WW' से। ये वेव फ्रंट जब आगे बढ़कर यहाँ आएगा तो इसका जो पोर्शन इस ओपैक यानी अपारदर्शी भाग में है वो तो कट हो जाएगा, लेकिन वो पोर्शन जो इस स्प्लिट के सामने होगा, तो ये मैंने दिखाया यहाँ पर पड़ा। अब इस वेव फ्रंट पर जितने भी पार्टिकल ये होंगे, ये वेव फ्रंट के पार्टिकल मैं दिखा रहा हूँ। ठीक, ये सब सेकेंडरी वेवलेट्स क्या करेंगे, इमिट करेंगे सभी डायरेक्शन में। कोई इधर भी जाएगी, इधर भी, ऐसे ऐसे हर पार्टिकल सभी डायरेक्शन में सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट कर रहा होगा। हर पार्टिकल से चलने वाली वो सेकेंडरी वेवलेट जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही है, आपतित किरणों की दिशा में ही है। ठीक, देखिए ये आपतित किरणें ऐसे आ रही थी, तो हमने केवल दो पार्टिकल लिए हैं, एक जो पॉइंट ए पर है, एक जो पॉइंट बी पर है। पर ऐसा ही बीच वाले जो पार्टिकल है वेव फ्रंट के, उन पर भी हो रहा होगा। ठीक, तो ज़्यादा हम नहीं बना रहे वरना चित्र बहुत डेंस हो जाता है। तो सिर्फ दो रे, इससे और इससे चलने वाली वो रे दिखा रहे हैं जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रही है, ये ऐसे। और इसके आगे एक दूसरा लेंस लगा होता है, और इस लेंस के फोकस पर हम एक स्क्रीन लगा देते हैं। चूँकि ये स्क्रीन इस लेंस के फोकस पर है, और आप जानते हैं जो फोकस से होकर प्लेन गुजरता है उसे फोकल प्लेन कहते हैं, तो ये स्क्रीन जो है वो इस लेंस का फोकस तल होगी। अब ये वो सेकेंडरी वेवलेट जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही आ रही है वो इस पर गिरती हैं। तो चूंकि ये रे इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल रे कहाँ मिलती है, फोकस पर। तो ये लेंस इन रे को फोकस पर मिला देता है, फोकस पर ही ये स्क्रीन खड़ी है, तो यहाँ पॉइंट ओ पर मिलाता है। ये दो रे जो यहाँ पहुँचेंगी तो इनके बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा, 0। क्योंकि जितना पाथ ये ट्रैवल करके पहुँची उतना ही पाथ ये भी ट्रैवल करके पहुँची। पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0, और पाथ डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस 0। ऐसे ही इन पॉइंट से जो रे चलेंगी, जैसे इससे चलने वाली रे जो यहाँ पहुँचेंगी उनके बीच का पाथ डिफरेंस 0, फिर इससे और इससे चलने वाली रे जब यहाँ पहुँचेंगी तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस 0। ठीक, तो यानी ओ पर जो सेकेंडरी वेवलेट पहुँच रही हैं उनके बीच का पाथ डिफरेंस जो है वो क्या है, 0 है पेयर में। ठीक, और पाथ डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस 0 होगा, यानी पथांतर 0 तो कलांतर 0 होगा। और जब फेज डिफरेंस 0 होगा तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट होगा, यानी फेज डिफरेंस 0 है, यानी सब सेम फेज में पहुंच रही हैं। सेम फेज में पहुंच रही हैं तो एक दूसरे की हेल्प करती है। ठीक, जिससे यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और यहाँ पर जब बहुत लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो स्क्रीन का ये पार्ट बहुत चमकता हुआ दिखाई देता है। इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या प्रिंसिपल मैक्सिमा। ठीक, तो वो पॉइंट पर बनती है प्रिंसिपल मैक्सिमा। ठीक है, क्योंकि इस स्लिट के जब ये वेव फ्रंट स्लिट पे गिरता है, यहाँ पहुँचता है, तो वेव फ्रंट के सारे पार्टिकल सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट करने लगते हैं सभी डायरेक्शन में। हर पार्टिकल से निकलने वाली वो सेकेंडरी वेवलेट जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही जा रही हैं, ठीक, वो पॉइंट ओ पर सेम फेज में पहुँचती हैं, और यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, आप कह सकते हो सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच। तो यहाँ पर प्रिंसिपल मैक्सिमा बनती है। ठीक, एक चमकदार पोर्शन जो है दिखाई देता है, इसे हम लोग प्रिंसिपल मैक्सिमा कहते हैं। ठीक, अब हमने
इससे एक ऐसी सेकेंडरी वेवलेट दिखाई जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर क्या हो गई, मुड़ गई। रे का मुड़ना जो है डिफ्रैक्शन कहलाता है, तो जितने एंगल से मुड़ जाए, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये थी, लेकिन ये रे, ये वो सेकेंडरी वेवलेट है जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर मुड़ गई थी। तो ये जो थीटा है इसे हम लोग डिफ्रैक्शन एंगल या एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, ये दिखाई। आप जानते हैं कि ये जो पार्टिकल है वेव फ्रंट का, इससे सभी डायरेक्शन में सेकेंडरी वेवलेट इमिट हो रही होंगी, इधर भी जा रही है, कुछ इधर भी। हमने ये एक रे ली है और हमने देखा कि ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से कितने एंगल पर है, थीटा पर। तो ऐसे ही ये जो पार्टिकल है इससे भी सभी डायरेक्शन में रे निकल रही होंगी, तो पक्का है कोई ना कोई रे ऐसी जरूर होगी जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर होगी। तो ये दोनों सेकेंडरी वेवलेट्स तो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी ना, और ये पैरेलल रे जब इस पर पड़ेंगी, ऐसे ही बीच के सभी पॉइंट जो हैं इन सब से चलने वाली वो रे जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, इससे थीटा एंगल पर जितनी भी रे चलेंगी इन सब से, ठीक, इससे इससे इससे, ये सब रे एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। एक दूसरे के तो पैरेलल हैं, पर इस लेंस की जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी उसके पैरेलल नहीं है। तो मैंने रे ऑप्टिक्स में पढ़ाया था कि अगर रे एक दूसरे के पैरेलल हों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, एक दूसरे के पैरेलल हों, तो भी कॉन्वेक्स लेंस उन्हें एक सिंगल पॉइंट पर मिलाता है, और ये जिस पॉइंट पर मिलाता है वो फोकस नहीं होता, लेकिन फोकस तल पर ही कोई बिंदु होता है, फोकल प्लेन पर ही कोई बिंदु होता है। और आप जानते हैं ये स्क्रीन फोकल प्लेन है, तो पक्का है कि इन सभी पॉइंट से, इन सभी कणों से निकलने वाली वो सारी रे जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर होंगी, वो सब स्क्रीन के एक पॉइंट पर मिलेंगी, ठीक, क्योंकि स्क्रीन फोकस तल है और ये सारी रे फोकस तल पर ही मिलेंगी, ठीक है। अगर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं तो उत्तर लेंस से अपवर्तन के बाद, कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ मिलती है, फोकस पर। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं लेकिन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो फोकल प्लेन पे मिलती है, और फोकल प्लेन स्क्रीन ही तो है क्योंकि ये फोकस पर खड़ा है, ठीक। तो ये पॉइंट पी पर हमने मान लिया मिलती हैं। अब ये रे जब पॉइंट पी पर मिलती हैं तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट होगा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ये डिपेंड करता है कि ये रे जब यहाँ पहुँचेंगी तो उनके बीच का पार्ट डिफरेंस कितना होगा। तो मान लीजिए अगर हम ये सिर्फ इस कोने और इस कोने से चलने लिए जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं इनके बीच का अगर पार्ट डिफरेंस निकालना चाहें तो इसके लिए हमने पॉइंट ए से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, जैसे इंटरफेरेंस में निकाला था। ऐसे एक परपेंडिकुलर हम यहाँ ड्रा करते हैं। मान लीजिए ये परपेंडिकुलर जो है ये यहाँ पर गिरता है, ये पॉइंट हमने मान लिया कि ये पॉइंट के है। तो अगर इस लाइन के आगे देखें तो दोनों रे का पाथ क्या है, इक्वल है। इस लाइन के आगे दोनों रे का पाथ क्या है, इक्वल है, ठीक। तो इसका मतलब नीचे वाली रे का पाथ इससे कितना ज़्यादा लंबा है, बी के। तो बी के जो है, ठीक, ये इन दोनों के बीच का क्या हो गया, पार्ट डिफरेंस हो गया, ठीक। अब इस पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, ये तो क्लियर हो गया कि बी के पार्ट डिफरेंस है, ये मैं इंटरफेरेंस में भी आपको सिखा चुका हूँ, ठीक। अब ये पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए हम इस ट्राइंगल में अगर हम देखें, देखिए ये पूरा एंगल जो होगा, ये पूरा एंगल 90 है, उसमें से थीटा निकल गया तो ये एंगल बचा। अगर मैं इसको ऐसे एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला दूं, स्लिट को ऐसे, ये पूरी क्लोज नहीं होगी लेकिन ऐसे मिला दिया, डॉटेड मिला दिया, चलिए ऐसे, ठीक। तो ये 90 होगा, उसमें से थीटा निकल गया तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। बोलो होगा कि नहीं होगा, ये जो स्मॉल एंगल बन रहा है ये थीटा होगा भाई, ये और ये 90 है, उसमें से ये थीटा निकल गया तो ये इतना एंगल 90 माइनस थीटा बचा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा हो जाएगा भाई। 90 माइनस थीटा और 90 जोड़ो, 180 माइनस थीटा, यानी 180 से केवल थीटा कम। तो इस ट्राइंगल का ये जो ए बी के ट्राइंगल है, इसका थर्ड एंगल जो है वो थीटा ही तो हो जाएगा ना, तभी तो तीनों का सम 180 होगा। तो ट्राइंगल ए बी के, ये पॉइंट के है, ठीक। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये पॉइंट के है। ट्राइंगल ए बी के में इसका अगर हम लोग साइन लें तो ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा जो होगा वो होगा बी के अपॉन ए बी, और ए बी क्या है, स्लिट विथ ई, तो बी के इक्वल टू आ जाएगा ई साइन थीटा। तो हमने ये तो पहले ही बताया था कि पार्ट डिफरेंस बी के होगा। अब ये बी के बराबर होगा ई साइन थीटा के, ये हम लोगों ने निकाल लिया, यानी इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस जो है वो ई साइन थीटा है।
अब इस पॉइंट P पर मिनिमा बने, यानी वहाँ पर इंटेंसिटी बहुत कम हो, उसके लिए ये जो पाथ डिफरेंस है फॉर मिनिमा, आप जानते हैं ये पाथ डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पर। यानी ये जो रे इंसिडेंट रे, जो सेकेंडरी वेवलेट जो इंसिडेंट रे से थीटा एंगल पर मुड़ी है, वो इनके बीच का पाथ डिफरेंस इतना है। जो थीटा से ज़्यादा एंगल पर मुड़ी होगी, मान लो अल्फा एंगल पर मुड़ी होगी, उसके लिए पाथ डिफरेंस निकल के आएगा ई साइन अल्फा, और साइन में एंगल चेंज हो जाएगा तो पाथ डिफरेंस चेंज हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस जो है वो क्या, पॉइंट P पर कौन पहुंच रहा है? पॉइंट P पर वो रे पहुंच रही हैं जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर मुड़ी हैं। अब यहाँ कोई पॉइंट क्यों लें, तो वहाँ पहुँचने वाली रे किसी और एंगल पे मुड़ी होंगी। ठीक, मान लीजिए अल्फा एंगल पे मुड़ी हैं, तो वहाँ पर पाथ डिफरेंस ई साइन अल्फा हो जाएगा। यानी स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस अलग अलग है। तो ये जो पाथ डिफरेंस है ई साइन थीटा, ये स्क्रीन पर जब हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, अच्छा ओ पॉइंट पर कौन सी रे पहुँच रही हैं? जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही चल रही हैं, डायरेक्शन में चल रही, इसका मतलब थीटा 0 हो गया, तो थीटा यहाँ 0 रखोगे, साइन 0 वैल्यू 0, यानी ओ पॉइंट पर वो रे पहुँच रही जिनके बीच का पाथ डिफरेंस 0 है। और पाथ डिफरेंस 0 है तो मैंने बताया सब फेज डिफरेंस 0 होगा। फेज डिफरेंस 0 का मतलब सब सेम फेज में पहुँच रही हैं, तो एक दूसरे की हेल्प करेंगी, कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट होगा। यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी तो मैक्सिमा बनेगी, इसे हम प्रिंसिपल मैक्सिमा कहते हैं। अब पॉइंट P पर ये सेकेंडरी वेवलेट जब पहुँची हैं तो उनके बीच पाथ डिफरेंस तो है, दिखाई दे रहा है ई साइन थीटा। अब ये पाथ डिफरेंस है तो कुछ फेज डिफरेंस भी होगा। अब सोचना ये है कि यहाँ पर मैक्सिमा बनेगी, यहाँ मिनिमा, तो कंडीशन ये है कि मिनिमा तब बनेगी अगर ये पाथ डिफरेंस जो है ई साइन थीटा बराबर अगर है प्लस माइनस एम लैम्डा के। अगर ई साइन थीटा बराबर है प्लस माइनस एम लैम्डा के, वेयर एम इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 0 नहीं, 0 रख दोगे अगर तो ई साइन थीटा इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इक्वल टू 0, उससे थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। थीटा इक्वल टू 0 मतलब जो रे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही जाती हैं। तो ये तो हम जानते हैं कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही जो जाती हैं वो प्रिंसिपल मैक्सिमा बनाती हैं, तो मिनिमा वहाँ नहीं बनती। तो यहाँ पे m बराबर 0 नहीं रखेंगे, 0 रखेंगे तो 0 रखने पर थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। थीटा 0 किसके लिए होता है? प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए। ठीक, तो मिनिमा के लिए m की वैल्यू 1 से रखनी है। तो स्क्रीन के किसी पॉइंट पर मिनिमा कब होगी या किन किन पॉइंट्स पर मिनिमा होगी? जिन जिन पॉइंट्स के लिए पाथ डिफरेंस ई साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस एम लैम्डा होगी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये ई साइन थीटा तो पाथ डिफरेंस है। ठीक, और इंटरफियरेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस संपोषी व्यतकरण के लिए पाथ डिफरेंस का मान एम लैम्डा होता था, संपोषी व्यतकरण के लिए होता था। और यहाँ मैं बता रहा हूँ मिनिमा के लिए, मिनिमा के लिए इंटेंसिटी बहुत कम होगी, तो वो इंटरफियरेंस था। ये डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन में एक स्लिट पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो सब सेकेंडरी वेवलेट इमिट करते हैं। इसका पूरा एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है, लेकिन वो मैथमेटिकल डेरिवेशन जो है वो आपके कोर्स में नहीं है। हाँ, इसको हम लोग थ्योरेटिकली समझ सकते हैं। ठीक, मैथमेटिकल डेरिवेशन आप BSc में पढ़ेंगे। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है, लेकिन वो हम लोग यहाँ पर कर नहीं सकते। ठीक, लेकिन एक थ्योरेटिकल मेथड है इसको एक्सप्लेन करने का, जिससे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। आज हम आपको सिर्फ रिजल्ट बताएंगे। रिजल्ट से ही मतलब होता है, एक्सप्लेनेशन जो है, ठीक है, डेरिवेशन नहीं, एक्सप्लेनेशन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, जो समझना थोड़ा टेढ़ा काम है, लेकिन समझाएंगे और आपकी समझ में आ भी जाएगा। ठीक, उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोगों को वो आता है। ठीक, हमेशा कठिन चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए, तब आप दूसरों से हमेशा क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो अगला लेक्चर जो होगा वो सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन के आज जितने भी रिजल्ट बताएंगे उनका एक्सप्लेनेशन होगा। अभी हम रिजल्ट याद करें कि मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस बराबर होना चाहिए प्लस माइनस एम लैम्डा के। ठीक, यहाँ m बराबर 1 रखोगे तो पहली मिनिमा निकल आएगी, 2 रखोगे तो दूसरी मिनिमा कहाँ बन रही निकल आएगा, 3 रखोगे तो तीसरी मिनिमा कहाँ बन रही निकल आएगा। अब दो मिनिमा, मान लो एक मिनिमा यहाँ बन रही है, मतलब एक बार इंटेंसिटी यहाँ सब बहुत कम है, एक यहाँ बन रही है, यानी यहाँ बहुत कम है। तो अगर आप कहते हो स्क्रीन के इस पॉइंट पे इंटेंसिटी बहुत कम है और इस पॉइंट पे बहुत कम है, तो यहाँ अगर बहुत कम लाइट दिखाई दे रही है और फिर दोबारा आप कह रहे हो यहाँ कम लाइट दिखाई दे रही, इसका मतलब बीच में लाइट पहुँच रही होगी। तभी तो आप जानते हैं ना कि हाँ भाई, आप कहते हो यहाँ पर बहुत कम लाइट है, फिर आप कहते हो दोबारा लाइट कम इस पॉइंट पर हुई, तो अगर यहाँ कम थी यहाँ कम थी, इसका मतलब बीच में तो लाइट पहुँच रही होगी ना। तो दो मिनिमा के बीच में कुछ लाइट पहुँचती है, उतनी नहीं जितनी प्रिंसिपल मैक्सिमा पे पहुँचती है, लेकिन कुछ लाइट पहुँचती है। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक, सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक,
इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मुख्य उच्चिष्ट, उससे हम लोग कहते हैं द्वितीयक उच्चिष्ट, या कुछ लोग उसको गौड़ उच्चिष्ट भी कहते हैं। ठीक, तो इंग्लिश में सेंटर पे जो बनती है उसे बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा, हिंदी में बोलते हैं उसे हम लोग मुख्य उच्चिष्ट। और दो मिनिमा के बीच में जो कुछ लाइट पहुंचती है तो वहाँ पर जो मैक्सिमा बनती है उसे हम लोग सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। ठीक, और कुछ लोग इसी को जो है वो गौड़ उच्चिष्ट भी कहते हैं। ठीक, तो फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा कि अगर पॉइंट स्क्रीन पर ऐसा है जहाँ पर दोनों के बीच का जो पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है, 4 लैम्डा है, तो जिन जिन पॉइंट्स पर पार्ट डिफरेंस जितना होगा वहाँ पर मिनिमा बनेगी, यानी वहाँ इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। और सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए ये पार्ट डिफरेंस जो है ई साइन थीटा बराबर होता है प्लस माइनस 2m + 1 λ/2 के। और यहाँ भी m की वैल्यू जो चालू होती है वो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे m की वैल्यू 1 रखेंगे और थीटा निकालिए तो वो पता लगेगा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से कितने एंगल पर चलने पर पहली सेकेंडरी मैक्सिमा आएगी। फिर 2 रखने पर जो थीटा निकलेगा वो बताएगा कि दूसरी सेकेंडरी मैक्सिमा कितने एंगल पर आएगी। तो ये प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए इक्वेशन हो गई कि प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए ई साइन थीटा बराबर होना चाहिए प्लस माइनस m लैम्डा के, और सॉरी मिनिमा के लिए, ठीक है, मिनिमा के लिए निकल आई। प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए तो मैंने बताया थीटा बराबर 0 होगा। जो लाइट रे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही चलेंगी, जो सेकेंडरी वेवलेट्स वो स्क्रीन पर जहाँ पहुँचेंगी वहाँ प्रिंसिपल मैक्सिमा बनेगी। ठीक, तो ये है मिनिमा की कंडीशन और ये है सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन जो आपको याद होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब हम लोग, ठीक है, इसका आप पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? चलिए, अगर हम लोग यहाँ से मिनिमा की एंगुलर पोजीशन निकाले, एंगुलर पोजीशन का मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से कितने कितने एंगल पर चलने पर हमें पहली दूसरी तीसरी मिनिमा मिलेगी, तो मिनिमा के लिए ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m लैम्डा है। यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू आ गया प्लस माइनस m लैम्डा पानी। अगर हम ये मान लें कि थीटा बहुत स्मॉल है, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m लैम्डा पानी, और m की वैल्यू क्या होती है 1 2 3, तो पहली वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस लैम्डा पानी, 2 रखेंगे तो 2 लैम्डा पानी, 3 रखेंगे तो 3 लैम्डा पानी। और आप जानते हैं जब हम साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिखते हैं, पता है जब थीटा बहुत कम हो तो हम साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन और थी कि ये एंगल रेडियन में होना चाहिए। तो मतलब ये जो एंगुलर पोजीशन निकल रही है ये सब किस में होंगी? रेडियन में। ठीक, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से आप लैम्डा पानी एंगल पर चलेंगे, लैम्डा पानी रेडियन एंगल पर, ठीक है, तो आपको पहली मिनिमा मिलेगी। प्लस माइनस का मतलब क्या है? देखिए, सेंटर पर प्रिंसिपल मैक्सिमा बनती है, इसके ऊपर भी मैक्सिमा मिनिमा बनती है, नीचे भी। तो ऊपर वाली पहली मिनिमा पहुंचना है तो प्लस लैम्डा, ये अब लैम्डा पानी एंगल का मतलब ऊपर की ओर, और माइनस का मतलब कि उस सेकेंडरी वेवलेट्स को देखें जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से लैम्डा पानी एंगल नीचे की ओर मुड़ गई। ठीक, तो प्लस का मतलब ऊपर की ओर, माइनस का मतलब नीचे की ओर। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा इसके ऊपर भी बनती हैं और नीचे भी बनती है। ठीक, क्लियर है? इसलिए प्लस माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक, तो ये एंगुलर पोजीशन आ गई। ठीक है, और आपको बताया था m बराबर 0 नहीं रखते, क्योंकि अगर 0 रखेंगे तो थीटा 0 हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू 0 यानी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलना, और वहाँ क्या बनता है? प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो अगर आप मेरे नोट्स देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा थीटा इक्वल टू 0 प्लस माइनस लैम्डा पानी प्लस माइनस 2 लैम्डा पानी प्लस माइनस 3 लैम्डा पानी। तो घर जाके आप सोचें 0 कैसे लिखा हुआ है, तो उसमें आप लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा होगा फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा एंड मिनिमा द एंगुलर पोजिशंस आर, यानी प्रिंसिपल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। तो ये जो पहला एंगल थीटा इक्वल टू 0 है वो प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए है, और बाकी ये सब मिनिमा के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग सेकेंडरी मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन निकाले हैं कि कितने कितने एंगल पर सेकेंडरी मैक्सिमा बनेंगी, तो जो सेकेंडरी मैक्सिमा की इक्वेशन थी अभी मैंने बताई थी, सेकेंडरी मैक्सिमा की इक्वेशन, चलिए सेकेंडरी मैक्सिमा की यहाँ पे निकाल लेते हैं।
सेकेंडरी मैक्सिमा की इक्वेशन थी ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2। इस ई को इधर ले आए तो साइन थीटा हो जाएगा लैम्डा अपान 2e। यहाँ से थीटा, अगर थीटा बहुत स्मॉल माना जाए, थीटा बहुत स्मॉल है, तो प्लस माइनस 2m प्लस 1 लैम्डा अपान 2e और mm इक्वल टू 1 2 3 रखो। ठीक, जब रखोगे ठीक तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए देखिए पहले वैल्यू रखी 1, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा अपान 2e, फिर आएगा प्लस माइनस करके, फिर प्लस माइनस 5 लैम्डा अपान 2e, फिर प्लस माइनस 7 लैम्डा अपान 2e। मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से अगर हम ऊपर की ओर 3 लैम्डा अपान 2e एंगल पर चलेंगे तो स्क्रीन पर जहाँ पहुँचेंगे, या नीचे की ओर चलेंगे तो वहाँ पर क्या बन रही होगी, वहाँ पर बन रही होगी पहली सेकेंडरी मैक्सिमा। ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊपर वाली पहली सेकेंडरी मैक्सिमा, नीचे की ओर जाएंगे तो नीचे वाली पहली सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, तो ये एंगुलर पोजीशन आ गई, लेकिन ये तभी होगा जब थीटा बहुत स्मॉल हो। समझ में आ गई बात? ठीक, अब ये जो मैंने बताया है प्रिंसिपल मैक्सिमा बनने की कंडीशन, सेकेंडरी मैक्सिमा बनने की कंडीशन और मिनिमा बनने की कंडीशन, ये डायरेक्ट मैंने आपको इक्वेशन बताई हैं। डायरेक्ट इक्वेशन ही आपके कोर्स में है, डेरिवेशन सेंस के आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन एक थ्योरेटिकल मेथड से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन समझना वो थोड़ा कठिन काम है, लेकिन हम लोग उसको आसानी से कर लेंगे अगले लेक्चर में। तो ये सारे पॉइंट्स मैं अगले लेक्चर में एक्सप्लेन भी करूँगा आपको। तब तक हम लोग थोड़ी और आगे चीज़ें देखते हैं। अगर हम लोग इसका एक इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएं, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है, तो देखिए जरा, इस एक्सिस पर हम लोग ले रहे हैं डिफ्रैक्शन एंगल, कितने कितने एंगल से मुड़ने वाली रे, और इस पर हम लोग ले रहे हैं इंटेंसिटी। यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 है। ठीक, ओरिजिन है तो यहाँ इस एक्सिस पर थीटा ले रहे हैं, तो यहाँ पे मानी बात है कि थीटा जो होगा वो 0 होगा, और थीटा इक्वल टू 0 पर क्या बनता है, प्रिंसिपल मैक्सिमा। ठीक, उसके बाद में पहली मिनिमा बनती है लैम्डा अपॉन ई एंगल पर, दूसरी मिनिमा बनती है 2 लैम्डा अपॉन ई एंगल पर, तीसरी बनती है 3 लैम्डा अपॉन ई पर, प्लस और इधर की ओर हम माइनस ले रहे हैं। माइनस का मतलब, प्लस का मतलब ऊपर की ओर वाली मिनिमा और माइनस का मतलब नीचे की ओर वाली। तो माइनस लैम्डा अपॉन ई, माइनस 2 लैम्डा अपॉन ई और माइनस 3 लैम्डा अपॉन ई। अब देखिए लैम्डा पानी और 2 लैम्डा पानी के बीच में क्या आएगा भाई, यहाँ लैम्डा पानी का कोफिशिएंट गुणांक क्या है 1, यहाँ कोफिशिएंट क्या है 2, और 1 और 2 के बीच में 1.5, 1.5 का मतलब 3/2। तो देखिए इस मिनिमा और इस मिनिमा के बीच में भाई यहाँ पर लाइट बहुत कम है और यहाँ भी बहुत कम है, आप कह रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ बहुत कम है, फिर यहाँ बहुत कम है, इसका मतलब इसके बीच में तो लाइट आ रही होगी ना। तो इन दोनों के बीच में जो आता है उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। तो अगर आप देखें तो पहली सेकेंडरी मैक्सिमा की जो एंगुलर पोजीशन निकली है वो 3 लैम्डा अपॉन 2e, 3 लैम्डा अपॉन 2e का मतलब 1.5 लैम्डा अपॉन ई तो निकली है ना, और 1.5 लैम्डा अपॉन ई तो इनके बीच में आएगा, और फिर इसके बीच में कुछ लाइट पहुंचेगी। 2 और 3 के बीच कितना होता है 2.5, तो देखिए 5 लैम्डा अपॉन 2e का मतलब क्या हुआ 2.5 लैम्डा अपॉन ई तो हुआ ना। तो इनके बीच में यहाँ पर आपका आएगा 3 लैम्डा अपॉन 2e, ये होगा आपका 5 लैम्डा अपॉन 2e, तो यहाँ पर बनेगी सेकेंडरी मैक्सिमा। ऐसे यहाँ पर माइनस 3 लैम्डा अपॉन 2e, यहाँ पर आएगा माइनस 5 लैम्डा अपॉन 2e। तो अगर इसका ग्राफ हम लोग बनाएं तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा इसका। तो अगर आप देखें तो प्रिंसिपल मैक्सिमा पर इंटेंसिटी, इस एक्सिस पर मैं इंटेंसिटी ले रखी है, इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, और प्रिंसिपल मैक्सिमा बन रही थीटा इक्वल टू 0 पर। ठीक, इधर थीटा ले रखा है हम लोगों ने।
फिर लैम्डा अपॉन ई पर इंटेंसिटी बहुत घट गई, यानी ये मिनिमा है। फिर 3 लैम्डा अपॉन 2 ई पर इंटेंसिटी फिर ज़्यादा दिखाई दे रही है, हालांकि इंटेंसिटी उतनी नहीं है जितनी प्रिंसिपल मैक्सिमा, यानी प्रिंसिपल मैक्सिमा जितनी ज़्यादा चमकती हुई दिखाई देगी, पहली सेकेंडरी मैक्सिमा की चमक उससे बहुत कम होगी, और जो सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगी उसकी और कम होगी, फिर जो थर्ड वाली बनेगी उससे और कम होगी। तो सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी लगातार क्या हो रही, डिक्रीज होती जा रही है। जबकि इंटरफियरेंस में हम लोगों ने देखा था कि सभी ब्राइट फ्रिंज पर इंटेंसिटी सेम रहती है, सभी ब्राइट फ्रिंज जो बनती है वो सेम इंटेंसिटी की बनती थी, और वो इंटेंसिटी का फार्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा है कि A1 + A2 का होल स्क्वायर, या √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, ठीक, याद है, ठीक। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इंटेंसिटी प्रिंसिपल मैक्सिमा की सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद में प्रिंसिपल मैक्सिमा की इतनी है। फिर पहली सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम हो गई, दूसरी सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी और कम हो गई, तीसरे वाले की और कम हो जाएगी, ऐसा इधर भी दिखाई दे रहा है, ठीक। तो स्क्रीन के सेंटर पर सबसे ज़्यादा चमकदार बैंड दिखाई देगा, उसके बाद डार्कनेस, फिर चमकदार बैंड लेकिन चमक कम, उसके ऊपर डार्कनेस, फिर चमकदार बैंड लेकिन चमक और कम। तो ऐसे ऊपर जाते जाते चौथी पांचवी सेकेंडरी मैक्सिमा आते आते तक इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, तो हमें उसके ऊपर स्क्रीन लगभग डार्क ही दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लिट है उसके ठीक सामने सबसे ज़्यादा लाइट, और फिर उसके ऊपर और नीचे जो है हमें ब्राइट और डार्क बैंड कुछ दूरी तक दिखाई देते हैं, और उसके ऊपर फिर कंप्लीट, क्योंकि फिर उसके ऊपर जो पांचवी छठी सेकेंडरी मैक्सिमा आती है उसकी चमक बहुत ही कम हो जाती है, तो वहाँ पर हमको लगभग डार्कनेस ही दिखाई देती है। तो हमें जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो स्क्रीन के सेंटर में कुछ दूरी ऊपर और कुछ दूरी नीचे तक ही दिखाई देगा, उसके ऊपर और नीचे फिर कंप्लीट डार्कनेस जो है वो होगी। क्लियर है ये आपको, ठीक। तो ये कहलाता है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इस कर्व में हम ये दिखाते हैं कि किस किस एंगल पर मैक्सिमा और किस किस एंगल पर मिनिमा बन रही है, ठीक। थीटा = 0 पर मैक्सिमा है, उसके बाद में 3 लैम्डा अपॉन 2 ई पर पहली सेकेंडरी मैक्सिमा है, 5 लैम्डा अपॉन 2 ई पर दूसरी, फिर 7 लैम्डा अपॉन 2 ई पर तीसरी हो जाएगी। ऐसे मिनिमा कहाँ कहाँ पर इंटेंसिटी घट रही है वो भी एंगल दिखाए गए यहाँ पर। क्लियर है, चलिए उसके बाद में हम लोग देखते हैं एंगुलर width of principal मैक्सिमा। प्रिंसिपल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ मतलब केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई या मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। आइए मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये स्क्रीन है, यहाँ पर स्लिट थी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में यहाँ पर पहुँचे, तो ये हमारा O पॉइंट था जहाँ प्रिंसिपल मैक्सिमा बन रही थी। इससे लैम्डा अपॉन ई एंगल पर, कितने एंगल पर, लैम्डा अपॉन ई पर यहाँ पर बनती है पहली मिनिमा ऊपर की ओर भी, और इसी से अगर हम उतने ही एंगल नीचे जाएं तो यहाँ बनती है पहली मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा नीचे वाली, से प्रिंसिपल मैक्सिमा के ऊपर पहली मिनिमा और ये पहली मिनिमा, ठीक। तो अगर आप कहते हो कि ये प्रिंसिपल मैक्सिमा है, यहाँ पर पहली मिनिमा आई और यहाँ पर पहली मिनिमा आई, ठीक, ऊपर वाली पहली मिनिमा यहाँ पर, नीचे वाली पहली मिनिमा यहाँ पर, तो इसका मतलब इस पहली मिनिमा से इस पहली मिनिमा के बीच में क्या फैला मानेंगे हम मानेंगे यहाँ से यहाँ तक प्रिंसिपल मैक्सिमा फैली हुई है, ये प्रिंसिपल मैक्सिमा का विस्तार होगा, ठीक। तो ये कहलाती है, ये जो दूरी होती है ना, इसे कहते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा की लीनियर विड्थ, रेखीय चौड़ाई, ठीक। और प्रिंसिपल मैक्सिमा की एक ओर की पहली मिनिमा से दूसरी ओर की पहली मिनिमा तक, भाई आप कहते हो यहाँ पर प्रिंसिपल मैक्सिमा है, फिर पहली मिनिमा यहाँ आई, तो तुम कहते हो अगर पहली मिनिमा यहाँ आई तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या फैला है, यहाँ से यहाँ तक प्रिंसिपल मैक्सिमा ही तो फैली है, ऐसे नीचे की ओर प्रिंसिपल मैक्सिमा यहाँ से यहाँ तक फैली है। इसका मतलब प्रिंसिपल मैक्सिमा का जो रेंज है, जो एक्सपेंशन है वो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये प्रिंसिपल मैक्सिमा की लीनियर विड्थ कहलाती है, रेखीय चौड़ाई। W अभी ये भी निकालेंगे, लेकिन अभी हम एंगुलर विड्थ निकाल रहे हैं। तो एंगुलर विड्थ क्या होती है, प्रिंसिपल मैक्सिमा की एक ओर की पहली मिनिमा और दूसरी ओर की पहली मिनिमा के बीच का जो एंगुलर सेपरेशन होता है, एक ओर की पहली मिनिमा से दूसरी ओर की पहली मिनिमा के बीच का जो एंगल ये है, ये पूरा एंगल इसकी कोणीय चौड़ाई कहलाता है। और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लैम्डा पानी और लैम्डा पानी मिलकर कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा पानी। अगर इसको थीटा कहें तो इसकी एंगुलर विड्थ जो निकल रही है, एंगुलर विड्थ
वो निकल रही है 2 लैम्डा अपॉन ई। ठीक है, तो प्रिंसिपल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ का मतलब प्रिंसिपल मैक्सिमा जिन दो मिनिमा के बीच में है उन मिनिमा के बीच का एंगल। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा ऊपर वाली पहली मिनिमा और नीचे वाली पहली मिनिमा के बीच में है, तो इन दोनों मिनिमा के बीच का कितना, तो प्रिंसिपल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ जो है वो 2 लैम्डा अपॉन ई हो गई। और अगर इसकी हम लोग लीनियर विड्थ निकालें, ये कितना होगा, तो देखिए अगर हम मान लें कि स्लिट से स्क्रीन तक की जो डिस्टेंस है वो d है, स्लिट से स्क्रीन तक की जो डिस्टेंस है वो d है अगर, ठीक, तो ये चूंकि थीटा बहुत स्मॉल एंगल है, ठीक, तो थीटा इक्वल टू हम tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक, लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू tan थीटा। क्लियर है। और इस ट्राइंगल में अगर हम इसका tan लेते हैं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पूरी w है, तो ये w/2 होगी अपॉन कैपिटल D, ठीक, यानी w/2d। और थीटा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा अपॉन ई, लैम्डा अपॉन ई इक्वल टू w/2d। अब इस 2d का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो w इक्वल टू आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन ई इंटू डी। ठीक, तो इसका मतलब ये अगर देखें तो 2 लैम्डा अपॉन ई कितना है, ये एंगुलर विड्थ है। तो लीनियर विड्थ जो है वो है एंगुलर विड्थ इनटू डिस्टेंस, स्क्रीन से स्लिट तक की डिस्टेंस। तो रेखी चौड़ाई बराबर है कोणीय चौड़ाई इंटू दूरी। ये मैंने इंटरफेरेंस में भी आपको याद होगा, फ्रिंज की जब एंगुलर विड्थ बताई थी तो फ्रिंज की एंगुलर विड्थ को थीटा से दिखाया था वहाँ पर, और थीटा बराबर आया था w/d। एंगुलर विड्थ इक्वल टू, घर में जाके आप इंटरफेरेंस के नोट देखिए, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई का सूत्र बताया था रेखी चौड़ाई बटे दूरी स्लिट से स्क्रीन तक की। अगर देखें तो यहाँ भी जो है, ठीक है भाई, एंगुलर विड्थ वहाँ क्या बताई थी, एंगुलर विड्थ इक्वल टू w/d, कोणीय चौड़ाई बराबर रेखी चौड़ाई बटे दूरी। तो यहाँ से रेखी चौड़ाई क्या हो जाएगा, कोणीय चौड़ाई इंटू दूरी, एंगुलर विड्थ इंटू डिस्टेंस। तो देखिए लीनियर विड्थ इक्वल टू एंगुलर विड्थ इंटू डिस्टेंस। समझ में आया। तो हम लोगों ने इसकी लीनियर विड्थ, रेखी चौड़ाई बोला पर्दे पर कितनी चौड़ी दिखाई देगी, तो ये हमने कैसे निकाला, हम लोगों ने ये जो है हाफ विड्थ जो है, हाफ एंगुलर विड्थ, एक और की पहली मिनिमा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर है, ये थीटा बहुत स्मॉल माने तो थीटा इक्वल टू tan थीटा, और इसका tan लेंगे तो w/2 अपॉन d, तो w/2d, और यहाँ से w इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दी लैम्डा पानी, और फिर इसको इधर ले गए तो w निकल आया। तो जो w निकल कर आया वो क्या निकल के आया, रेखी चौड़ाई बराबर कोणीय चौड़ाई इंटू डिस्टेंस। ठीक, क्लियर है। यहाँ पर एक चीज़ और समझे, और वो ये है कि ये जो हमारी स्लिट थी, इसके आगे जो हमने लेंस लगाया था वो लेंस बिल्कुल स्लिट से सटा होता है। हमने अपने पहले फिगर में थोड़ा दूर दिखाया था क्योंकि हमें यहाँ इनके बीच बनने वाला एंगल दिखाना था, लेकिन एग्जैक्टली वो इससे बिल्कुल सटा होता है, ऐसे बिल्कुल मतलब बहुत पास होता है। और फिर सामने स्क्रीन होती है इसके फोकस पर, तो इसका मतलब यह कि स्लिट से लेकर के स्क्रीन तक की डिस्टेंस, जिसे हम कैपिटल D कहते हैं, चूँकि ये स्क्रीन इसके फोकस पर है तो लेंस से स्क्रीन तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ हो जाएगी। ठीक, और चूंकि लेंस इसी स्लिट से बिल्कुल सटा रहता है, बिल्कुल पास में ही रहता है, तो ये डिस्टेंस इसके लगभग क्या होगी, बराबर होगी। तो याद रखिए फ्रॉन अपर क्लास डिफ्रैक्शन में स्लिट के आगे जो लेंस हम लगाते हैं L2, वो चूंकि बिल्कुल स्लिट से सटा रहता है और स्क्रीन उसके फोकस पर है, तो पहली बात ये समझिए कि स्क्रीन लेंस के फोकस पर है, इसलिए लेंस से स्क्रीन तक की डिस्टेंस f हो गई। स्लिट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस कैपिटल D से दिखाते हैं, क्योंकि ये लेंस बिल्कुल इससे सटा होता है, पास में ही है, इसलिए ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के लगभग बराबर होती है। तो कुछ न्यूमेरिकल में वो स्लिट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस ना देकर इस लेंस की फोकल लेंथ दे देता है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर कैपिटल D की जगह f ले लेंगे, क्योंकि कैपिटल D लगभग f के बराबर है। तो लीनियर विड्थ का फार्मूला हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन ई इंटू एफ। ठीक, तो ये हमारी लीनियर विड्थ आ जाएगी। ठीक है, 2 लैम्डा अपॉन ई इंटू एफ। क्लियर है। थोड़ा बोर्ड घुमा देता हूँ, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो अभी देख लेंगे। ठीक, अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कैपिटल D की जगह हमने क्या कर दिया, f लिख दिया, क्योंकि कैपिटल D f के बराबर होगा। क्लियर है बात, सबकी समझ में आ रही है। ठीक, तो ये हो गया फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई क्या होती है, किसकी, केंद्रीय, जो सेंट्रल मैक्सिमा है या प्रिंसिपल मैक्सिमा है
उसकी एंगुलर विड्थ 2 लैम्डा पानी, उसकी लीनियर विड्थ 2 लैम्डा पानी इंटू डी या 2 लैम्डा पानी इंटू एफ। कुल मिलाकर के रेखी चौड़ाई बराबर कोणीय चौड़ाई इंटू दूरी। ठीक, समझ में आ गई बात? क्लियर है बिल्कुल? सब बातें अच्छे से समझ में आ गई हैं आपको? चलिए अब जरा हम लोग ये भी निकाल लेते हैं कि कोई भी सेकेंडरी मैक्सिमा जो होगी, कोई भी सेकेंडरी मैक्सिमा जो होगी उसकी एंगुलर विड्थ कितनी होती है। तो जैसे भी मैंने प्रिंसिपल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ क्या बताई कि प्रिंसिपल मैक्सिमा जिन दो मिनिमा के बीच में है उन मिनिमा के बीच कितना एंगल है। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा जो है वो तो दोनों ओर की पहली मिनिमा के बीच में होती है, तो उनके बीच का टोटल एंगल 2 लैम्डा पानी है। अब जैसे यहाँ पर देखें, ये पहली सेकेंडरी मैक्सिमा है और पहली सेकेंडरी मैक्सिमा जो है वो पहली मिनिमा और दूसरी मिनिमा के बीच में है, तो इनके बीच का एंगल कितना है। देखिए ये बन रही है लैम्डा अपॉन ई एंगल पर। ठीक, ऊपर बना हुआ है, यानी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से लैम्डा अपॉन ई एंगल पर, और ये बन रही इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से 2 लैम्डा अपॉन ई एंगल पर। तो ये एंगल लैम्डा अपॉन ई और ये 2, ये यहाँ पर बनेगी पहली मिनिमा, यहाँ बनेगी दूसरी मिनिमा, और इसी के बीच में है पहली सेकेंडरी मैक्सिमा। देखिए पहली सेकेंडरी मैक्सिमा जो है वो पहली मिनिमा और दूसरी मिनिमा के बीच में बन रही है ना। तो जो पहली सेकेंडरी मैक्सिमा है वो जिन दो मिनिमा के बीच बन रही है उनके बीच का एंगल कितना है। तो उनके बीच का एंगल इसमें से इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 2 लैम्डा पानी में से लैम्डा ही घटाएंगे तो कितना आएगा, लैम्डा पानी। ठीक, तो यानी पहली जो सेकेंडरी मैक्सिमा है इसकी एंगुलर विड्थ जो आ रही है वो लैम्डा पानी आ रही है। ठीक है, अब अगर जरा दूसरी सेकेंडरी मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ निकालें, दूसरी सेकेंडरी मैक्सिमा की अगर एंगुलर विड्थ निकालेंगे तो दूसरी सेकेंडरी मैक्सिमा जो है वो सेकेंड मिनिमा और थर्ड मिनिमा के बीच बन रही है। सेकेंड मिनिमा जो है वो 2 लैम्डा पानी एंगल पर है और थर्ड मिनिमा जो है वो 3 लैम्डा पानी एंगल पर है। तो इनके बीच का एंगल जो होगा, ठीक है, कोई सेकेंडरी में कोई मैक्सिमा जिन दो मिनिमा के बीच बनती है उनके एंगुलर पोजीशन का जो सेपरेशन होता है, तो ये बनेगी मिनिमा इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन से 2 लैम्डा पानी कोण पर, और ये बनेगी 3 लैम्डा पानी कोण पर। तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 3 लैम्डा अपन ई में से 2 लैम्डा अपन ई घटाओ तो लैम्डा अपॉन ई तो आएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो पहली सेकेंडरी मैक्सिमा हो चाहे वो दूसरी या तीसरी, सभी सेकेंडरी मैक्सिमा की जो एंगुलर विड्थ आ रही है वो लैम्डा अपॉन ई आ रही है, जो कि प्रिंसिपल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ 2 लैम्डा अपॉन ई का क्या है, आधा है। इसकी है 2 लैम्डा अपॉन ई और बाकी सेकेंडरी मैक्सिमा की निकल रही है लैम्डा अपॉन ई। तो इसका मतलब ये हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स में नहीं मिलेगा आपको, कि सेकेंडरी मैक्सिमा की जो एंगुलर विड्थ होती है वो प्रिंसिपल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ की क्या होती है, आधी होती है। और किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ कैसे निकालेंगे आप, इसी डायग्राम से निकाल सकते हैं। इस सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ क्या है, इतनी है। इस एक्सिस पर हमने डिस्टेंस नहीं ले रखी है, एंगल ले रखा है। तो ये पहली मिनिमा बन रही है लैम्डा अपॉन ई एंगल पर, ये बन रहा है 2 लैम्डा अपॉन ई एंगल पर। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, लैम्डा अपॉन ई है। तो इसका मतलब इसकी जो एंगुलर विड्थ होगी वो लैम्डा अपॉन ई हो जाएगी। जैसे प्रिंसिपल मैक्सिमा की यहाँ से देखिए, ये प्रिंसिपल मैक्सिमा इस मिनिमा और इस मिनिमा के बीच बन रही है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, ये बन रही है लैम्डा पानी पर और ये बन रही है माइनस लैम्डा पानी पर। तो बीच का डिफरेंस कितना है, लैम्डा पानी में से माइनस लैम्डा पानी घटाएंगे तो 2 लैम्डा पानी आ जाएगा, या इसमें से इसको माइनस करेंगे तो लैम्डा पानी आएगा, या इसमें से इसको माइनस करेंगे तो लैम्डा पानी आएगा। किसी भी प्रिंसिपल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ का मतलब वो जिन दो मिनिमा के बीच बन रही उन दोनों मिनिमा के बीच का एंगल। क्लियर है, समझ में आ गई बात सबको। ठीक, तो ये आपका सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन हो गया, बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, इसके बाद में हम लोग, आप इस चैप्टर को बेसिकली ख़त्म माने। ठीक, अब हम लोग एक इसका आखिरी लेक्चर और पढ़ेंगे। पहले मैं सोच रहा था 2 में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 2 में नहीं ख़त्म होगा, तीसरे में ख़त्म होगा। तो जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। इसके ज़्यादा न्यूमेरिकल है नहीं, मैं मुश्किल से आपको 3 या 4 बताऊंगा तो आपके हो जाएंगे। ठीक, और ये जो मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा बताई हैं सिंगल स्लिट से, उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं बताऊँगा आपको। समझ में आ गई बात आप सभी को। ठीक, इसके अलावा अगर आप इंटरफियरेंस पढ़ चुके हैं, डिफ्रैक्शन भी पढ़ चुके हैं, अगर आप इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या क्या है। अगर पहला डिफरेंस हम लोग लिखें तो ये है कि इंटरफियरेंस जो होता है ये 2 अलग अलग कोरेंट सोर्स से आने वाली लाइट वेव के इंटरफियरेंस से होता है, सुपरपोजिशन से होता है। जबकि डिफ्रैक्शन जो है ये एक ही वेव फ्रंट
पर प्रेजेंट जो पार्टिकल होते हैं वो जो सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट करते हैं उनके सुपरपोजिशन से होता है। ठीक है, इंटरफियरेंस में सभी फ्रिंजों की विड्थ जो होती थी वो सेम होती थी। डिफ्रैक्शन में हम लोग देख रहे हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा की विड्थ ज़्यादा है। इंटरफियरेंस में तो हम लोगों को देखा था कि सभी ब्राइट और सभी डार्क फ्रिंज एक ही विड्थ की थी, लेकिन डिफ्रैक्शन में हम लोग देख रहे हैं अलग अलग फ्रिंजों की विड्थ अलग अलग है। इंटरफियरेंस में हम लोगों ने देखा था कि सभी ब्राइट फ्रिंजों पर इंटेंसिटी सेम होती है, ठीक, लेकिन डिफ्रैक्शन में प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद में फिर जो सेकेंडरी मैक्सिमा आती है उनकी इंटेंसिटी लगातार घटती चली जाती है। ठीक, चूंकि सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी लगातार घटती चली जाती है तो घटते घटते 6वीं 7वीं सेकेंडरी मैक्सिमा आते आते उसकी इंटेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि हमें समझ में नहीं आता कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, क्योंकि वहाँ पर लाइट इतनी कम पहुँच रही होती है। यानी डिफ्रैक्शन में हम मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में अच्छा कंट्रास्ट नहीं होता है। इंटरफियरेंस में सभी ब्राइट फ्रिंज पर सेम इंटेंसिटी और सभी डार्क फ्रिंज पर इंटेंसिटी बहुत कम, तो डार्क और ब्राइट फ्रिंज अलग अलग स्पष्ट समझ में आती हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ प्रिंसिपल मैक्सिमा बिल्कुल अलग समझ में आएगी, उसके बाद मान लो 1-2 सेकेंडरी मैक्सिमा और स्पष्ट समझ में आएंगी, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो सेकेंडरी मैक्सिमा आएंगी चूँकि इंटेंसिटी लगातार डिक्रीज हो रही है तो उनकी इंटेंसिटी इतनी कम हो चुकी होगी कि हमें समझ ही नहीं आएगा कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक, यानी डिफ्रैक्शन में ब्राइट और डार्क फ्रिंज के बीच में अच्छा कंट्रास्ट नहीं होता है, जबकि इंटरफियरेंस में दोनों के बीच में अच्छा कंट्रास्ट होता है। ये आप डिफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस में डिफरेंस लिख सकते हैं। आपकी बुक में ये एक टेबल बनाकर बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, तो आप बुक से वो टेबल याद कर सकते हैं। तो नोट्स में आपके जितना डिफ्रैक्शन दिया गया है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग को इसके बस केवल न्यूमेरिकल लगा लेने हैं, ठीक, और जो मैंने आपको सिंगल स्लिट से मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा बनने की जो इक्वेशन बताई थी, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो आप पढ़ाई करते रहिए और घर पे रहिए। ठीक, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।